सूजन और सिया की शादी को अब 10 बरस हो चुके थे, लेकिन अब तक उनकी कोई औलाद नहीं हुई थी। और इसकी वजह से सूजन की अम्मा हमेशा अपनी बहू को सुनाया करती थी, अरे बेगैरत, और कितने साल लगेंगे तुम्हें मुझे पोता या पोती देने में? तुम्हारे ब्याह को अब 10 बरस मुकम्मल हो गए, अब तक तो तुम्हें कोई औलाद हुई नहीं। ऐसा ना हो कि मुझे सूजन का दूसरा ब्याह करवाना पड़े। सिया अपनी सास को कुछ बोल भी नहीं सकती थी। वो रात को अपने शौहर को सब कुछ बताया करती थी। आज भी अम्मी जान मुझे सुना रही थी। उन्हें लगता है मुझ में ही कोई ऐब है, और आपके दूसरे ब्याह की बात भी कर रही थी। मैं थोड़ी ना दूसरा ब्याह करूंगा, और मुझे यकीन है हमें बच्चा जरूर होगा। अम्मी जान का कहना भी वाजिब है। हमारे ब्याह को 10 साल मुकम्मल हो गए हैं। अब तक हमारी औलाद नहीं हुई है। मुमकिन है इसमें ऊपर वाले की मर्जी शामिल हो, लेकिन मुझे यकीन है हमें बच्चा जरूर होगा। हाँ, उम्मीद है ऊपर वाला हम पर अपना करम जल्द ही अता फरमाए। सूजन और सिया हमेशा ऊपर वाले से बस एक बच्चे की दुआ करते थे। बच्चे के बगैर उनकी जिंदगी नामुकम्मल थी। एक रोज की बात है, सूजन अपने खेतों में खुदाई कर रहा था। खुदाई के वक्त उसे एक नाग नजर आया। सूजन डर गया। हे नागराज, अगर गलती से मैंने आपको तकलीफ दी हो तो मुझे माफ कर दीजिए भगवान। सूजन नाग के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। नाग उस गड्ढे से बाहर आया और वहीं कुंडली मारकर बैठ गया। फिर सूजन कहीं से दूध लेकर आया और उसने नागराज के सामने दूध रखा। हे नागराज, इस दूध को कबूल कीजिए। नागराज ने वो दूध पिया। उसके बाद भी वो वहाँ से गए नहीं। नागराज वहीं बैठे रहे। लगता है आप यहीं रहेंगे नागराज। आप आराम फरमाइए, मैं अपना काम करता हूँ। सूजन अपने खेतों की खुदाई में लग गया। नागराज वहीं बैठे उसे देखते रहे। शाम के वक्त जब सूजन का काम खत्म हुआ, वो अपने घर की जानिब रवाना हो गया और नागराज भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। जब सूजन घर के बाहर पहुंचा तो सूजन की अम्मा और उसकी बीवी का तवज्जो नागराज पर गया। अरे बेटा, तेरे पीछे नाग है, हटिए वहाँ से। सूजन पीछे मुड़ा। अरे, ये तो वही नागराज हैं जिन्हें आज मैंने दूध पिलाया था। ये तो मेरे साथ घर तक आ गए। नागराज को तेरे पीछे आए हैं तो कोई वजह होगी। और तभी सिया को उल्टियाँ शुरू हो गई। गायत्री ने सिया का हाथ पकड़ा और उसकी नब्ज की जांच की। क्या हुआ तुम्हें? अरे सूजन, अब तो मिठाइयाँ बांट, तेरी बीवी हामिला है। क्या? गायत्री नागराज के सामने हाथ जोड़कर बैठ गई। हे नागराज, आपके घर में आते ही मेरे घर में खुशियाँ आ गई। 10 साल से मैं इस पल का इंतजार कर रही थी। शुक्रिया नागराज। और फिर सूजन ने भी नागराज का शुक्रिया अदा किया। सूजन फिर से नागराज के लिए दूध ले आया। नागराज ने दूध पिया और वो सूजन के आंगन में ही बैठे रहे। रात में सूजन और सिया बेइंतहा खुश थे। आज मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। आखिरकार ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। हाँ, और हम पर तो नागराज का भी करम है। लेकिन मुझे तो नागों से खौफ होता है। मुझे तो ये डर था कि वो नाग आपको डस ना ले। अरे पगली, नागराज को मुझे नुकसान ही पहुंचाना होता तो वो खेतों में ही मुझे डस चुके होते। वो तो खामोश मेरे रूबरू बैठे रहे। लेकिन वो नागराज हमारे घर क्यों आए हैं? इसका इल्म तो मुझे भी नहीं है, लेकिन आए हैं तो कोई न कोई वजह जरूर होगी। क्या वो हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे? ये नहीं कह सकता, देखते हैं। लेकिन जब तक वो हमारे साथ रहेंगे, हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, इतना तो तय है। अच्छा है। अगले रोज से सूजन और गायत्री नागराज की खिदमत करने लगे। वो नागराज को दूध पिलाते, गायत्री नागराज को तिलक लगाया करती। बस सिया ही थी जिसे अभी भी नागराज से खौफ होता था। वो नागराज से फासला बनाए रखती थी। ऐसा करते करते 9 माह गुजर गए और सिया ने एक बच्चे को जन्म दिया। अरे सूजन, मिठाई बांट, तुझे बेटा हुआ है। अम्मा, आज मैं बेइंतहा खुश हूँ। मैं भी।
और हमारी खुशियों की वजह है ये नागराज। गायत्री बच्चे को नागराज के पास ले गई और नागराज ने बच्चे को छूकर बरकतें दी। शुक्रिया नागराज, ऐसे ही अपना करम हमेशा हम पर बनाए रखिए नागराज। सूजन का खानदान खुशियों से भर गया। घर में हमेशा बच्चे की किलकारी गूंजती रहती थी। नागराज अभी भी उनके घर में ही थे। सूजन और गायत्री नागराज से गुफ्तगू करते थे। नागराज एक टक बच्चे को देखा करते थे। ये बात सिया को खटक रही थी। ए जी, ये नागराज हमेशा बच्चे को क्यों घूरते रहते हैं? शायद उन्हें छोटे बच्चे पसंद हों। मुझे तो खौफ हो रहा है। खौफ ज़दा ना हो, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं होगा। नागराज हमारे मुहाफिज हैं। ठीक है। सिया ने हाँ तो कर दिया था, लेकिन वो अभी भी नागराज को लेकर फिक्रमंद थी। फिर भी एक रोज की बात है, गायत्री कहीं जा रही थी। सिया, मैं कल रात को लौटूंगी, तब तक तुम्हें मुन्ना का अच्छे से ख्याल रखना है और सूजन का भी। जी अम्मी जान। और नागराज को भी वक्त पर दूध दे देना। ठीक है अम्मी जान। गायत्री चली गई और अब घर में सिया, मुन्ना और नागराज तन्हा थे। जब मुन्ना सो रहा था तो सिया बावर्ची खाने में खाना बनाने चली गई थी। नागराज एक टक बच्चे को देखने लगे। सिया खाना पकाने लगी। उसने रोटियां बनाई, फिर सब्जी और फिर दाल। बावर्ची खाने में सिया को काफी वक्त लग गया था। अरे बाप रे, 1 घंटा हो गया है, मुन्ना अभी तक उठा क्यों नहीं? जब वो मुन्ना को देखने के लिए पहुंची तो उसने देखा कि नागराज के मुंह से खून टपक रहा था। सिया ने दीवार पर पड़े हंसिया से नागराज पर हमला कर दिया। नागराज पूरी तरह से जख्मी हो गए और जब सिया ने अंदर आकर बच्चे को देखा तो वो हैरान हो गई। बच्चा तो एकदम महफूज था और बच्चे के बगल में एक मरा हुआ सियार पड़ा था। हे ऊपर वाले, ये मैंने क्या कर दिया? हे ऊपर वाले, नागराज ने तो मेरे बच्चे की हिफाजत की और मैंने उन्हें ही मार दिया। सिया नागराज के पास गई। ये अभी भी जिंदा है, मैं इन्हें बचा सकती हूँ। सिया ने एक हाथ में बच्चे को उठाया और एक टोकरी में नागराज को रख लिया और उन्हें सीधा हकीम साहब के पास पहुंची। हकीम साहब, मेरे नागराज को बचाइए। ये तो बड़ा गहरा जख्म है। ये जख्म देने वाली बदनसीब मैं ही हूँ। मुझसे गलती हो गई। हकीम साहब ने कुछ जड़ी बूटियां पीसी और नाक के जख्म पर लगा दिया। कुछ कह नहीं सकता, हमें इंतजार करना होगा। सिया घंटों तक हकीम साहब के पास ही बैठी रही। शाम के वक्त सूजन वहां पहुंचा और सिया ने रो रो कर सारा वाकया बताया। मैंने उन्हें मारने की कोशिश की जिन्होंने मेरे बेटे की हिफाजत की। तुमने ये सब अनजाने में किया है। रो मत, नागराज ठीक हो जाएंगे। सूजन और सिया ऊपर वाले से दुआ करने लगे। आखिर आधी रात को नागराज को होश आ ही गया। हे नागराज, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। फिर सूजन और सिया नागराज को घर ले आए और उसी रोज से सिया खुद नागराज को दूध पिलाने लगी। नागराज से खौफ ज़दा रहने वाली सिया का खौफ गायब हो गया, क्योंकि उसे अपने नागराज पर पूरा यकीन हो गया था कि वो उसके खानदान के मुहाफिज हैं।